अस्सलामुअलैकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम क्लास 9th एजे के बोर्ड इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है ना इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ उन्होंने आपको जो है ना मवाद दिया होता है जो आपने सॉल्व करना होता है, जो आपने जो है ना तैयार करना होगा पेपर के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है जो MCQ के रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए टाइम जो है 20 मिनट्स दिए होते हैं, 15 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है MCQs। 15 MCQs होते हैं। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करने होते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होता है ना उसमें आपने बबल दिया हुआ होता है आगे, आपने वो फिल करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना MCQs की डिवीजन कुछ इस तरह होती है कि 4 से 5 MCQs जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। ठीक है, ये आपने याद करना होगा पूरा टॉपिक, तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं रटा नहीं लगाने से होगा क्योंकि हर बार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और टेंसेस, फिर टेंसेस के रिलेटेड एक MCQs होता है। ये हो सकता है कि 2-3 कम हो जाएं या फिर ज़्यादा हो जाए, मतलब कि हो सकता है टेंसेस के लिए रिलेटेड एक भी ना आए, या हो सकता है 2-3 आ जाए, या फिर पार्ट स्पीच के लिए 4-5 बताया मैंने आपको, 6-7 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होंगे यही। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के रिलेटेड। उसके रिलेटेड एक MCQ आता है। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस अंदर एक पूरा सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के रिलेटेड। ठीक है, 4 नंबरों का। तो इस वजह से आप वो तैयार करेंगे, साथ के भी तैयार हो जाएगा, MCQ में भी आ जाएंगे। उसके अलावा आ जाता है क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में। ये 3 MCQs होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना इसके रिलेटेड होता है। उसके बाद आ जाता है वोकेबलरी, यानी कि सिनोनिम्स, एनोनिम्स जो होते हैं। ठीक है, वो 2 नंबरों के यानी 2 MCQs आते हैं, कम से कम 2-3 ज़रूर आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी 2-3 MCQs आ जाते होते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर 2 आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, ये जो होता है ना मेटाफोर, सिमिली वगैरह, इसके रिलेटेड एक तो MCQs आ जाता होता है, इसके अंदर एक आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने हर टॉपिक के रिलेटेड ना एक एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डिटेल में कुछ मैंने बनाई हुई भी हैं ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिएगा, और मज़ीद भी बना दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं 15 MCQs ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, सेक्शन B है, ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, ओवरऑल पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर पहले आ जाता है कि समरी करनी है आपने। ठीक है, एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है, आप समरी कैसे करते हैं। समरी करने के लिए सबसे पहले आपने ना इस पैराग्राफ को ना आराम सुकून से पढ़ना होता है एक बार। ठीक है, मोटा मोटा। उसके बाद जो है ना एक बार सही तरह पढ़ें दोबारा। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं ना उनके पॉइंट्स बना के लिख लें। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिख लें, और समझ होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप समरी नहीं कर सकते, आपने समझना है। ऐसे नहीं करना कि आपने कुछ भी वहाँ पे जो लिखा है उसको लिख दिया, मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना होता है। मतलब कि 1/3 पार्ट, यानी अगर देखें यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, आपने एक पैराग्राफ के बराबर लिखना है। समरी का मतलब ये होता है कि समराइज़ करना, खुलासा लिखना, छोटा करके लिखना। ठीक है, तो इसमें आपने जो है ना इसके बारे में लिखना होता है। इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि समरी कैसे करते हैं। 1/3 जो है लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है समरी वाला। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है। साथ टाइटल भी एक सजेस्ट करना होता है बीच के इसके अंदर। तो फिर नीचे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं ये सिंपल और इजी से होते हैं, मतलब इनके अंदर से ही ना, इस पैराग्राफ के अंदर से इनके आंसर निकलाते हैं। तो ये भी जो है ना समझ लें कि 4 क्वेश्चन होते हैं, और 3 नंबर का होता है एक, तो 12 नंबरों का होता है ये भी। और ये समरी के जो नंबर होते हैं ना ये इजीली मिल जाते हैं, मतलब मुश्किल नहीं होता। ये आपने कहीं से याद नहीं करना होता, बस थोड़ी सी जो है ना ध्यान देना होता है, थोड़ा सा अक्ल रखना होता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी अक्ल देंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पैराफ्रेज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टैंजा, यानी स्टैंजा क्या होता है, पोइम के अंदर जो होता है ना, जैसे उर्दू में होता है ना शेर, बंद वगैरह, इसी तरह पोइम के अंदर एक बड़ा छोटा सा हिस्सा जो है ना जो मफहूम पेश करता है। ठीक है, वो लिख देते हैं। तो आपने ना उसको पैराफ्रेजिंग करनी होती है। पैराफ्रेजिंग ये होती है कि अपने अल्फाज में आपने लिखना होता है कि शायर क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। ठीक है, पोइट ने क्या बताया है। तो ये अगर आप पोइम पढ़ेंगे ना उसके अंदर थोड़ा समझेंगे ना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपने वो वीडियो देख लेनी है और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पोइम्स के रिलेटेड भी पोइम्स समझ होगी तो ये पैराफ्रेजिंग भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि उर्दू में भी अगर जब तक आप नज़म गज़ल ना पढ़ें तब तक आपको नहीं पता लगता, इसी तरह इंग्लिश में भी जो है ना पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद पार्ट बी है, इसमें भी जो है ना स्टैंजा ही है, लेकिन इसके रिलेटेड जो है इसमें जो है ना क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, मतलब कि इसमें बोला है कि इस लाइन का मीनिंग बताएं। इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे बन रहा है कि तमाम कपड़ों के नीचे एक
अकेला जो है जिस्म वो सांस लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि शायर जो है इसमें कहना चाह रहा है कि तमाम इंसान जो है बराबर हैं, मतलब हर कपड़े जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लें, नीचे जिस्म जो है वो एक ही है, ठीक है। मतलब इस बारे में आपने ये लिखना है। ये 2 सेंटेंस होते हैं, उसमें से एक आपने जो है क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। पीछे वाले का भी यही था, 2 होते हैं, उनमें से एक ही पैराफ्रेजिंग करनी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जैसा कि MCQ भी इसके रिलेटेड आया हुआ था। ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, आपने ना 4 ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं, कोई सी 4, ठीक है। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो होती हैं जो है ना सेंटेंसेस को एक किस्म का जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस की आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनमें पूरे मार्क्स मिल जाते होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें पूरे मार्क्स आ जाते होते हैं, मतलब 4 के 4 आप जो है ना आसानी से गेन कर सकते हैं। अटैम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंसेस पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। आप पार्ट बी या 6 आपने जो है ना इनमें से हम अटैम्प्ट करते हैं, मतलब जो है ना 3 पहले देख लें, जैसे कि सारा से लेके नीचे तीसरे वाला जो है पार्ट 3 द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ तक जो है पहले में जैसे दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है आपने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, आपने ना फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इसके अंदर बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर और लिख देना है, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे मतलब ये जो है ना टेंसेस आपने पढ़े होंगे ना, तो ये भी आपसे हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। टेंसेस वाला टॉपिक भी मैं बना दूंगा। उसके बाद आ जाता है चौथा और पाँचवा। चौथे पाँचवें में ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। जैसे द प्लैनेट वाज मूविंग डैश द सन, यहाँ पे मूविंग के बाद क्या आएगा, अराउंड द सन। ऊपर क्या आएगा, ही हैड टू बेयर विद ऑल द हार्डशिप अलोन, मतलब यहाँ पे जो है ना सही वाला प्रपोजिशन वो आपने लगाना है। यहाँ पे ऑन बाय ये नहीं लिख सकते, जो सही होएगा ना वही आपने लगाना है, अराउंड और उसके बाद विद ऊपर आएगा, ठीक है। फिर 7 आ जाता है। 7 वाले में जो है ना 6 7 उसमें जो है ना आपने चेंज करना है नेगेटिव में। पहले वाले 6वें वाले में द वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली हेयर इन दिस टाउन, ठीक है। द वेदर डज नॉट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव में हो जाएगा। और उसके बाद 7वें वाले में जो है ना इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। ये भी जो है ना आपको टेंसेस की समझ होगी ना, ये भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8वें वाला है, ये कन्वर्ट द वर्ब इनटू पासिव फॉर्म। ये पासिव फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। एक्टिव पासिव वो जो नहीं होते उसमें, ठीक है। और इसमें से 6 कोई भी करेंगे ना आपके सॉल्व हो जाएंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और पार्ट नंबर C है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैरालाइंस, पैराग्राफ या फिर लाइंस जो है ना आपने पंक्चुएशन करनी है। यानी इसके अंदर 6 मिस्टेक्स दी हुई हैं उन्होंने, कहीं फुल स्टॉप की मिस्टेक होगी, कहीं कामा की होगी, कहीं पे कामा उन्होंने दिया होगा आपने रिमूव करना होगा, कहीं पे नहीं दिया होगा आपने लगाना होगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स जो है ना आपने सही करनी होंगी 6, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना इसके भी रूल्स होते हैं कि कहाँ पे कामा आता है कहाँ पे नहीं आता, ये आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन C, ये 20 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये रिलेटेड है लेटर के, ठीक है। 2 लेटर हैं, उनमें से आपने एक लिखना है। लेटर का पैटर्न आपको आता होगा तो बीच में बॉडी में लिख देंगे इसके रिलेटेड, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6ठे वाला है पैराग्राफ आपने लिखना है 80 से 100 वर्ड्स का, जो है ना किसी एक टॉपिक पे, जैसे कि या मेमोरेबल जर्नी या फिर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का रोल जो है ना एजुकेशन में क्या है, या फिर एक मेमोरेबल जर्नी के बारे में। मेमोरेबल जर्नी जैसे कि कोई भी ट्रेन का सफ़र लिख दें, कहीं जाने आने का सफ़र लिख दें, जो है ना उस वो मेमोरेबल जर्नी का क्लियर हो जाएगा। 80 से 100 वर्ड्स के दरमियान इतना तक होना चाहिए, मिनिमम 80 मैक्सिमम 100। राइट डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 दिए गए डायलॉग आपने एक लिखना है, यानी उर्दू में जैसे मुकालमा होता है ना वैसे आपने लिखना है। इसके भी रूल आप पढ़ेंगे, उसके बाद खुद से लिख सकते हैं अंदर क्या लिखना है, ठीक है। कोई भी 2 बंदों की बातें लिख देनी है और डायलॉग हो जाएगा ये, ठीक है। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा और एक हर टॉपिक के बारे में डिटेल में, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें काइंडली, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा।